स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्विच स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि हम स्विच स्ट्रक्चर से पहले इफ़ स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर और जो मल्टीपल इफ़ था वो हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये कंडीशनल स्ट्रक्चर का चैप्टर है और कंडीशनल स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर ये दो ही हमारे पास स्ट्रक्चर थे। एक को इफ़ एल्स स्ट्रक्चर कहा जाता है और दूसरे को स्विच स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो इन दो स्ट्रक्चर्स की मदद से हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हैंडल करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट आज हमने स्टडी करनी है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर होगा जिसको हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपकी जो कोर्स आउटलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी इस सेमेस्टर की। फिर बकिया जो सी लैंग्वेज रह जाएगी वो हम सेकंड सेमेस्टर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर. इट इज़ अ गुड alternative of nested if else. It can be used easily when there are many choices available and only one should be executed. Nested if becomes very difficult in such situations. बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है स्विच स्ट्रक्चर में और इफ एल्स स्ट्रक्चर में, वो डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है, लिमिटेड और स्पेसिफिक चॉइस होती है, तो फिर हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और जहाँ हमारे पास रेंज होती है और चॉइस लिमिटेड नहीं होती, आपको पता है कि रेंज कहा जाता है कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ की चॉइस को। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ लेस देन 100, तो 100 से लेस 100 वैल्यूज़ कम से कम तो बनती है ना। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि यूज़र अगर 1 प्रेस करता है, यूज़र अगर 2 प्रेस करता है, तो ये लिमिटेड चॉइस है। जबकि लेस देन 100 वाली चॉइस है वो लिमिटेड नहीं है, उसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है, उसमें तो रेंज है एक। तो यूँ ही समझ लें कि जब रेंज होगी तो आपने इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। और जब स्पेसिफिक वैल्यूज़ की बात की जा रही होगी कि अगर यूज़र सी प्रेस कर देता है, यूज़र 1 प्रेस कर देता है, यूज़र 2 प्रेस कर देता है, यूज़र एस प्रेस कर देता है, यूज़र जे प्रेस कर देता है, फिर हम स्विच स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देते हैं कि स्विच स्ट्रक्चर यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट जो हमारा जनरेट करके देता है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको इसके स्ट्रक्चर का बताता हूँ किस तरह से ये स्ट्रक्चर इसका एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले आपने लिखना है स्विच और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक्सप्रेशन देना है, यानी यहाँ आपने अपना वो वेरिएबल लिखना है जिसकी वैल्यू पर डिसीजन लिया जाना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट हो जाएंगी, फिर है केस कांस्टेंट 1, यानी जो पहली वैल्यू आपने लिखनी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये होगी तो फिर ये हमारी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और इन स्टेटमेंट्स के बाद आपने ब्रेक लाजमी जो है लिखना है। इसमें स्विच, केस और ब्रेक ये तीनों कीवर्ड्स हैं। चेंजिंग्स आएंगी तो यहाँ पर आपका वेरिएबल का नाम आना है जिसकी वैल्यू पर आपने डिसीजन लेना है, और यहाँ उस वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखी जानी है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी हमने एस प्रेस करना है या जे प्रेस करना है, तो वो एस और जे जिस वेरिएबल के अंदर हमने सी इन करना है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और वैल्यू जो है चूँकि हमने एस और जे प्रेस करना था तो हम यहाँ पर लिखेंगे केस एस।
या यहाँ पर लिखेंगे केस जे। तो बेसिकली ये जो कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली इस वेरिएबल की वैल्यू को जो वो रिप्रेजेंट करता है। और फिर यहाँ आपने लिखनी है स्टेटमेंट, जितनी आप लिखना चाहते हैं, कोई कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक लिखेंगे तो एक एग्जीक्यूट हो जाएगी, दो लिखेंगे तो दो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये कि अगला केस लिखने से पहले आपने ब्रेक का कीवर्ड जो लाजमी लगाना है कि यहाँ पर ये केस ब्रेक हो गया और एक ही केस जो वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो फिर अगला केस भी एग्जीक्यूट होगा। इसलिए आपने ब्रेक का कीवर्ड जो वो लाजमी यहाँ पर लिखना है कि अगर पहला केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहीं से ब्रेक हो जाए, यानी यहीं से ये यहाँ से एग्जिट हो जाए और फिर हमारी जो इस केस से बाहर जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो। फिर अगला केस जो वो रन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी तरह से केस n जो वो आपने देना है और डिफ़ॉल्ट जो है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके इन केसेस की वैल्यूज़ ट्रू नहीं होती। यानी यूज़र ने एस भी नहीं प्रेस किया, जे भी नहीं प्रेस किया, यूज़र ने के प्रेस किया था, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट पर जाएगा। और जिस तरह से इफ़ के अंदर एल्स वर्किंग करता है, वैसे ही स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड है वो एल्स की वर्किंग करता है कि अगर ये तमाम केसेस ट्रू नहीं होते तो फिर जो डिफ़ॉल्ट का केस है फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ये फ्लो चार्ट है केस 1, तो केस 1 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से फिर वो एग्जिट हो जाएगा। अगर केस 1 फॉल्स हो जाता है तो देखें इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर वो अगले केस पर आ जाएगा। और अगर इसकी स्टेटमेंट, अगर ये केस 2 ट्रू हो जाता है तो फिर इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और इसी तरह से जो डिफ़ॉल्ट है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब सारे केसेस जो वो आपके फॉल्स हो जाएंगे, तो फिर ये जो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब वो कहता है कि आप एक प्रोग्राम लिखें कि आपने वीक डेज एंटर करने हैं। आपको पता है वीक में 7 डेज होते हैं और वो कहता है कि वीक डेज आप एंटर करेंगे और उस वीक का जो नेम है वो आपको डिस्प्ले किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो क्या डिस्प्ले किया जाएगा? फ्राइडे जो वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। 2 एंटर करता है तो फिर सैटरडे, 3 एंटर करता है तो संडे, 4 एंटर करता है तो मंडे, और इसी तरह से थर्सडे तक जो वो आपने जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे उसके अगेंस्ट जो भी उससे रेलेवेंट वीक डे का नेम होगा वो डिस्प्ले किया जाएगा। इंटीजर n एक वेरिएबल लिया गया, सी आउट में लिखा गया एंटर नंबर ऑफ वीक डे और सी इन में वो वैल्यू जो वो इनपुट की गई। फिर देखें स्विच, हमने n की वैल्यू पे डिसीजन लेना था तो स्विच के अंदर क्या लिखा है, वही वेरिएबल n लिखा है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दी, केस 1। केस 1 क्यों लिखा है कि अगर n की वैल्यू 1 होती है, अगर यूज़र ने यहाँ पर जब एंट्री की तो n में जो इनपुट की है वो अगर उसने 1 लिखी तो केस 1 यानी 1 वैल्यू बेसिकली इस n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो सी आउट में क्या डिस्प्ले हो, फ्राइडे और ब्रेक। केस 2 यानी n की वैल्यू अगर 2 होती है तो फिर सैटरडे प्रिंट आउट हो, अगर n की वैल्यू 3 होती है तो संडे प्रिंट आउट हो, n की वैल्यू 4 होती है तो मंडे, केस 5 में ट्यूसडे, केस 6 में वेडनेसडे, और इसी तरह से केस 7 में थर्सडे। और डिफ़ॉल्ट के अंदर उसने क्या लिखा, इनवैलिड नंबर, यानी 1 to 7 ही आपने एंटर करना था। अब अगर कोई यूज़र 8 प्रेस कर देता है, 10 प्रेस कर देता है, 50 कर देता है, 100 कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड नंबर का मैसेज देगा। तो अब इसमें ये देखें कि यूज़र ने प्रेस किया है 3, तो उसने कहा केस n, केस 1 के अंदर केस 1 यानी n की वैल्यू 1 है, नहीं है, यहाँ से जंप करेगा वो आगे केस 2 पे आ जाएगा, फिर 2 है, नहीं है, ये भी ट्रू नहीं हुआ, 3 पे आ जाएगा,
तो 3 ही एक्चुअली n की वैल्यू थी, ये मैच कर जाएगी और सैटरडे प्रिंट आउट करने के बाद ब्रेक यहाँ से जंप करेगा और वो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट के बाद आ जाएगा। बाकी केसेस जो है वो आपके एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास ये तो था कि अगर आपने नंबर यानी इंटीजर वैल्यूज़ को डील करना है तो यहाँ पर देखें हम डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू जो हो लिख सकते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी किस्म के कोई इन्वर्टेड कॉमर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास कोई करैक्टर टाइप वैल्यू होती है, लाइक जिस तरह से हमने अभी वो पिछला क्वेश्चन जो किया था वो वावल्स वाला, तो उसको किस तरह से आपने करना है, ये देखें एंटर एन अल्फ़ाबेट, आपने सी में करैक्टर इनपुट किया है, स्विच सी लिखा है यानी वेरिएबल का नाम, केस ए, यानी ये जब आपने करैक्टर टाइप वैल्यूज़ एंटर करनी है तो आपने सिंगल कोट्स के अंदर आपने वैल्यूज़ इनपुट करनी है। और आगे देखें इस वैल्यू के आगे कॉलन लगाया जा रहा है। इसी तरह से केस कैपिटल ए, यानी ये वाला ए हो जाए या ये वाला ए हो जाए तो क्या डिस्प्ले कर दिया जाए, आपने वॉवल एंटर किया। इसने बहरहाल यहाँ पर डिफरेंट जो केसेस है वो सारे यहाँ पर लिखे हैं कि ये अगर हो तो भी वावल, आई हो तो भी वावल, ओ हो तो भी वावल, यू हो तो भी वावल, और डिफ़ॉल्ट में लिखते हैं कि ये कोई वावल नहीं। तो जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर हमने डिसीजन लेना है वहाँ हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अगर यही वर्किंग हमें एल्स इफ एल्स के अंदर करनी पड़ती तो हमें फिर और ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है कि अगर ये हो ये हो ये हो ये हो तो ये जो मैसेज डिस्प्ले करती है। इसी तरह से ये एक कैलकुलेटर जो बनाया गया है वो कहता है कि आपने एक नंबर एंटर करना है, फिर आपने ऑपरेटर एंटर करना है, फिर दूसरा नंबर एंटर करना है, तो उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि जो वैल्यू आपने एंटर की है उस पर वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए। अभी देखें हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, ऑपरेटर के नाम का वेरिएबल दे दिया और सबसे पहले लिखा है एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ए के अंदर वैल्यू इनपुट होगी, फिर ऑपरेटर की वैल्यू इनपुट होगी, फिर उसके बाद बी की वैल्यू एंटर कर दी। तो सेलेक्ट स्विच ओपी यानी ओपी के अंदर हमारा वो ऑपरेटर जाना है। अब ऑपरेटर अगर केस प्लस यानी ऑपरेटर के अंदर अगर प्लस होता है तो क्या कर दो, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। अगर माइनस का होता है तो दोनों नंबर्स को माइनस कर दो। मल्टीप्लाई होता है दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड होता है तो दोनों नंबर्स को चेक करो कि a डिवाइडेड बाई b करना है तो b की वैल्यू अगर 0 है तो मैसेज चला जाए कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज फिर a डिवाइड बाई b करके तो हमें रिजल्ट जनरेट कर दो। तो इस तरह से जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें हम वर्किंग करते हैं। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम हो स्विच स्टेटमेंट में? ठीक है जी, ये आगे दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है और इसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हमने इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल स्टार्ट करना है। आज लेक्चर आपका बस एक ही टॉपिक मैंने आपको कवर करवाना था, तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपने मुझे करके भेजनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज के आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी क्वेश्चन जो वो आपने करके तो मेरे साथ जो वो उसकी प्रैक्टिस शेयर कर लेनी। प्रैक्टिस कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे बनाकर भेजते हैं, 3-4 स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक कोई भी अपनी प्रैक्टिस जो बनाकर नहीं भेजी। तो ये अगर नहीं बनाएंगे आप तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे।
लिहाजा आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जितनी हो सकता है इसकी प्रैक्टिस करें और वो प्रैक्टिस मेरे साथ आप शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या क्या गलती है। अब जो आपका पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ था वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और मेरे साथ उसका जो कोड है वो शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना जो है वो ये जो टॉपिक्स हैं इनके मुतालिक कितना आपने गेट किया।